पाठक श्रोता सराहने वाले, हमें चाहने वाले हैं। यह बातचीत बेहद खास होने वाली है क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वह बेहद लोकप्रिय हैं और पत्रकारिता की जो एक नई धारा इस बीच हम देख रहे हैं, उस धारा के एक मजबूत स्तंभ हैं। बेहद कम समय में इन्होंने ऑफ इंडिया को काफी मजबूती से और काफी लोकप्रिय बनाया है, काफी मजबूती दी है, काफी लोकप्रिय बनाया है। हमारे साथ हैं अजीत भारती, ऑफ इंडिया हिंदी के संपादक। आज हम इनसे बात करेंगे कोविड पीड़ित काल में। अजीत भारती जी, आप हमारे साथ लाइव में जोड़ रहे हैं, इसके लिए बेहद बेहद आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका बुलाने के लिए, और आशा है कि ये डिस्कशन जो है फ्री विलिंग हो और इसमें काफी आनंद आए। जिन चीजों पर हम दोनों की सहमति है, वो उसमें से सबसे पहली बात यह है कि यह बातचीत के मोड में यह चर्चा रहेगी और हम तमाम दर्शकों श्रोताओं से यह अनुरोध कर चुके हैं कि उनके कुछ सवालात अगर हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता क्योंकि शायद मैं कुछ अधेड़ टाइप का हो गया हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं और कई सारे सवाल तो लोगों ने मुझे पहले ही पूछ दिए हैं सिफारिशी तौर पर कि अगर मान लीजिए लाइव में आपकी नजर न जाए या कुछ न जाए तो भी आप अजीत भारती से ये सवाल पूछ लीजिएगा। बहरहाल शुरुआत हम करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि पिछला साल काफी हंगामा खेज रहा है, लेकिन बेहद सुस्त भी, क्योंकि मार्च के बाद से दुनिया एक तरह से थम सी गई। उसमें 2 महीने पूरी तरह थमी रही, फिर हमने थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू किया। अभी फिर से कोविड का एक नया स्ट्रेन आ गया है। उस दौर में पत्रकारिता बेहद बदली। पत्रकारिता के बदले स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह खास सवाल, बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल यह है कि पिछला साल आपका कैसा रहा पत्रकारिता के तौर पर और क्या क्या बदलाव के हिसाब से? पिछला साल जो है, एक अगर मैं सिर्फ ऑफ इंडिया की बात करूं तो हमारे कुछ प्लान्स थे जो इस साल में प्रतिफलित होने वाले थे। जैसे कि हम एक स्टूडियो की अरेंजमेंट करने वाले थे, स्टाफ भी जोड़ने वाले थे और थोड़ा ऑफ इंडिया जो एक्सपेंशन मोड में जाने वाला था, तो वो जो है एक थम गया और अब वो हो गया 2021 के लिए। और दूसरी चीज जो हुई वो ये हुई कि एजेंडाबाज जो पत्रकार हैं वो तो अपने आप को एक्सपोज कर ही रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, लेकिन इस साल हमने ये भी देखा कि लोगों के मरने के बल पे, पहले ये दंगे वंगे करवाते थे, पिन पॉइंटेड छोटे छोटे जगहों पे होता था, लेकिन इस बार इन्होंने फुल ऑन इस तरह की पत्रकारिता की कि लोगों में पैनिक क्रिएट हो, क्योंकि महामारी के दौर में और मेडिकल इमरजेंसी जो होती है उसको लेके लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे उनको भड़काना चाहे तो हो सकता है कि बिहार का भड़क जाए और जो है कन्नौज का नहीं भड़केगा या जोधपुर का आदमी नहीं भड़केगा। तो उसमें थोड़ा एक डिस्टेंस का होता है ना, कि पत्रकारिता में पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं कि आप एक घटना को लेके उतना ही रिएक्ट करते हैं जितना वो आपके करीब होता है। घर में मर गया तो सबसे ज्यादा दुख होता है, पड़ोस में मरा थोड़ा कम, जिले में मरा तो थोड़ा कम, और उसका डिटैच होते चले जाते हैं उन सब चीजों से। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी चीज है कि कोई भी कहीं भी बोलता है और वो आपके एरिया में हुआ भी नहीं हो और होने की संभावना हो, तब आप पैनिक करने लगते हैं। यहाँ पे आप याद कीजिए कि रवीश कुमार तो अभी तक पिछले सप्ताह तक एक हर्षमंदर जो है फसादी आदमी जो सड़कों पे बोल रहा था कि न्याय होगा, मुसलमानों को भड़का रहा था, वो एम्स गया था और वहां से आने के बाद उसने 2-4 जगह इंटरव्यू दिए हैं कि मैं तो मर ही जाता है इसमें, मैं किसी तरह से बचा हूँ। पूरा प्रपंच फैलाने की कोशिश की कि देश का जो सबसे बढ़िया अस्पताल है उसमें उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी, कोई ले जाने वाला नहीं था, इस तरह की बातें। तो एक तो ये हुआ कि रवीश और उसका पूरा गैंग ये कंटिन्यूसली पैनिक बांटता रहा कि अब तो 50 करोड़ जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं, ये स्टडी होने वाली है। केरल का देखिए मॉडल, वो तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और सारी दिक्कत कहाँ हो रही थी? अहमदाबाद में। आपको याद होगा शुरुआती दौर में वो किस तरह से कर रहा था। तो पत्रकारिता का एक स्वरूप तो यहाँ पे देखने को मिला कि वो पैनिक बांट रहे हैं। दूसरी चीज,
पत्रकारिता में जब ये खास करके तबलीगी वाला केस होता है, जो कि पैन इंडिया अगर वायरस को ले जाने वाला एक सुपर कैरियर है अगर एक ग्रुप, तो वो तबलीगी जमात के लोग हैं, और ये प्रूवन है। इस पे विजय मनोहर तिवारी है, मध्य प्रदेश के शायद सीवीसी है, सीवीसी नहीं, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने एक किताब लिखी उफ ये मौलाना करके, 400-500 पेज की किताब है। उसमें उन्होंने पूरा ट्रैक किया है कि कब कब ये कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे फैला। तो उसको इन्होंने प्ले डाउन करने की कोशिश की कि उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक पैकेज आता है, फिर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है। इन सब की रिपोर्टिंग आप अगर देख लें तो खेमेबाजी जो पहले से चल रही थी, जो मतलब एक समुदाय विशेष को हमेशा फ्री रन देने की कोशिश की जाती थी और हिंदुओं को जो हमेशा डिमोनाइज करने की कोशिश की जाती थी, तो उसका दूसरा स्वरूप आपको यहाँ पे मिलता है कि सरकार को घेरने का सबसे बढ़िया मौका यही है। और यहाँ पे जो है हम, चाहे आर्थिक पैकेज हो, अर्थव्यवस्था में मंदी पूरे विश्व में आ रही है, पूरा यूएस, साउथ अफ्रीका, जितने ब्रिक्स इकोनॉमीज हैं सब नीचे जा रहे हैं, और बड़े बड़े देश मतलब $2-2 ट्रिलियन का पैकेज देने के बाद भी वो स्लिप कर रहा है। ऐसे में भारत तो कहीं पे था ही नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था मतलब ऑलमोस्ट मृत प्राय ही इन सबके सामने, जो 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, उसके सामने भारत क्या है? यहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, वैसे में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना, इन सब चीज को जो पॉजिटिव चीज थी उसकी रिपोर्टिंग उन मीडिया हाउसेज ने नहीं की, जो हमेशा से मतलब उल्टा सीधा काम जो है वो करते रहते हैं। और उसके उलट उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि महामारी होती या नहीं होती, फिर भी जो है देश तो है बर्बाद हो जाने वाला था, और मोदी ने जो है मतलब इकोनॉमिक पैकेज देने के बाद भी देश को तबाह कर दिया, और इसने कुछ किया ही नहीं है। तो नेचर ऑफ रिपोर्टिंग मतलब वृहद तौर पे सेम रहा है, जो 4-5 साल से चल रहा है वो बाइनरी वाली रिपोर्टिंग। उसमें बदलाव ये आया है कि सरकार को घेरने के लिए इन्होंने लोगों के लाशों को भी नहीं छोड़ा, और हर चीज में ये घुसेरने लगे कि अब तो पैनिक आ गया, भारत में कुछ बचने वाला है नहीं। लेकिन कमाल देखिए कि भारत अभी शायद टॉप 10 मतलब एक्टिव मामलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो टॉप 10 में नंबर में भी, मतलब परसेंटेज वाइज तो पर मिलियन पॉपुलेशन में सबसे कम था ही हमेशा शुरू से ही। अब ये जो है नॉर्मल नंबर्स में भी हम लोग टॉप 10 से शायद बाहर आ चुके हैं। शुभम श्री मिश्रा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 400 साल पुराने राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन देश की मीडिया इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप सी नजर आए, ऐसा क्यों हो रहा है पूरे देश में? नॉर्मली ये तो आंध्र प्रदेश की खबर है, वहां पे पिछले 19 महीनों में 120 बार जो है ये सब हुआ है, या तो मंदिर को तोड़ा गया या मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, इस तरह की बातें। अब वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, प्रॉक्सिमिटी की बात की, चूंकि ये आपके इलाके में नहीं हुआ, और हिंदुओं का सबसे बड़ा फॉल्ट है इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आपके इलाके में नहीं हुआ है तो हम हमेशा उन मुद्दों से इतना दूर हो जाते हैं कि अरे वो साउथ इंडिया में हुआ है। एक तो वहाँ की खबरें नहीं आती, क्योंकि साउथ इंडियन चीजों की मतलब खबर जो है प्रसारित भी नहीं की जाती है, कवर भी नहीं होता है नॉर्थ इंडियन मीडिया में या इंग्लिश मीडिया में, जब तक कोई बड़ी, वो तो भला हो कि सोशल मीडिया है उससे थोड़ा डायनेमिक्स चेंज हुआ है। उस कारण से जो है अब थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ट्विटर पे कोई कर देता है उसके बाद होता है। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसी का जवाब दे रहा था, आप शायद कट गए थे बीच में। हाँ अजीत जी, मजे की बात यह है कि राष्ट्रवाद पर चर्चा शायद ये लोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि मैं मुंबई में बैठा हूँ और फिर भी लाइट यहाँ चली गई है। मेरे भी तो यहाँ एक शब्द आपका मुझे यहाँ पे भी जा रही है लाइट। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ी देर बात करें या क्या करें, या कंटिन्यू करें? हाँ नहीं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू ठीक है। किया जाए। हाँ आपका एक शब्द, आपके एक शब्द से मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। वैसे किसी ने एक कमेंट किया है, अजीत जी आपने स्वामी व्यालोक के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है आपकी। पता नहीं ये किन्होंने किया है। भाई मैं बहुत मुस्कुराता हूँ और मैं हंसोड़ आदमी हूँ बॉस।
खैर, आपने एक शब्द कहा था खेमेबाजी। पत्रकारिता को अगर हम देखें तो अब वो खेमे बहुत स्पष्ट हैं, बिल्कुल साफ तौर पर विभाजक रेखाएं दिख रही हैं, लाइंस बटे हुए हैं, वो खिंच गया है। हम्म। लेकिन इन लोगों ने, जो आपका दूसरा विरोधी पक्ष है, उन्होंने भी एक शब्द निकाला है, मियां मारी। कल मैं एक हम्म। वरिष्ठ पत्रकार का लेख पढ़ रहा था, उसके बारे में ये कहा गया है कि जो कथित राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, या जिनको रवीश, आपके प्रिय पत्रकार, गोदी मीडिया कहते हैं, हम्म। उन लोगों ने मियांमारी की है। हम्म। अर्थात खबरों में केवल और केवल मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया। और हम्म। इसके साथ उन्होंने एक उदाहरण दिया है हाथरस के गैंगरेप का, जो बाद में पता चला कि सरकारी स्टैंड जो था उससे उलट फैसला आया है। हम्म। और इस पर उन लोगों ने उसी को गढ़ते हुए फिर उसको कठुआ से रिलेट करते हैं, और उसके बाद कहा गया है कि फर्जी ऑनर किलिंग की जो खबरें आती हैं, हर एक चीज में पॉपुलर फ्रंट को घसीट दिया गया। इन सब चीजों को लेकर उन्होंने एक खास शब्द निकाला है, मियां मारी। इस हम्म। शब्द के बहाने आपकी पत्रकारिता और उनकी पत्रकारिता, इस हम्म। पर मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे। ये जो चूतिए हैं साले, ये जो ऐसे शब्द लेके आ रहे हैं मियां मारी, तुम साले इतने साल से हिंदू मारी जो कर रहे थे, उसका कौन देगा हिसाब? तुम मियां को जो अपने आंचल में छुपा के घूम रहे थे, वो बलात्कार भी करके आ रहा है, तो मियां मारी करें कि हिंदू मारी करें, उसमें गलत क्या है? फैक्ट है, हम रिपोर्ट करेंगे। ये मेरी चॉइस है कि मैं मियाँ को रिपोर्ट करूं, ईसाई को रिपोर्ट करूं, हिंदू को रिपोर्ट करूं, जिसको भी, वो मेरी एडिटोरियल लाइन है। बात ये नहीं है, हाँ ये रहे कि उसने बलात्कार नहीं किया अफजल ने, और मैं लिख दूं कि अफजल ने बलात्कार किया, जो कि तुम लोग करते आए हो। ये जो आलिम होते हैं मुसलमानों के, ये वेश धरते हैं हिंदुओं का, उसका नाम होता है असलम, और उसका फोटो लगाते हो तुम लोग हिंदू तांत्रिक वाला भगवा कपड़ों में। तो ये चलता रहा, ये नंगा नाम चलेगा। सलमान रेप करेगा तो राहुल बदला हुआ नाम करके ये चलेगा तुम्हारा। और हम मुस्लिम अगर उसमें एक्यूज्ड है, उसका हम नाम लिख रहे हैं तो मियाँ मारी। मियाँ मारी नहीं है भाई, ये फैक्ट मारी है। और मारी शब्द का जितना तरह का प्रयोग हो सकता है, हम तो मारते रहेंगे तुम्हारी, और कायदे से मारेंगे, और इतनी मारेंगे फट जाएगी तुम्हारी, फ्लावर हो जाएगी। सीधी सी बात है, हम फैक्चुअली करेंगे। अगर फैक्ट पे नहीं जा, केस करो, केस कर दो हम पे, अगर हम गलत कर रहे हैं। ये कोई मतलब रवीश या जो भी चूतिया पत्रकार आप जिसका भी नाम ले रहे हैं, जिसने भी लिखा है, वो कौन होता है ये डिक्टेट करने वाला कि हम मियाँ मारी कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं? तुम हमें नहीं चलाओगे। तुम गोदी मीडिया करो, खुद तो लैप डांस कर रहे हो। लैप डांस होता है स्ट्रिप क्लब्स में, उधर जो आप है, तो वही मीडिया है। ये आप लोग लैप ऑल डांस के आदी आउट रहे हैं अभी तक, और वो लैप डांस का पैसा इनके पास है नहीं, तो वो ले नहीं पाते हैं। तो इसलिए यह मियाँ मारी और जो भी मारी होता है वो सब कह के, इन लोग के पास बस यही बचा है ना कि शब्दांश और वाक्यांश ये गढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका पूरा जर्नलिज्म आप देखिए, तो पिछले 5-6 सालों में इन्होंने सिर्फ इसी तरह के एक्सप्रेशन दिए हैं। गोदी मीडिया हो गया, मियाँ मारी हो गया, मोदी भक्त हो गया है, फलाना हो गया, मुस्लिम विरोधी हो, इस तरह के आपने एक्सप्रेशन दिए हैं। पत्रकारिता तो घंटा नहीं की है इन लोगों ने। आप ऑल आउट ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर हमारे पास फैक्ट्स हैं तो हम इस पर कहीं हाँ, रुकने वाले सेलेक्टिव नहीं हैं, होंगे, झुकने वाले हम नहीं हैं। होंगे सेलेक्टिव, हम होंगे सेलेक्टिव। फैक्ट होगा तो हम सिर्फ जो मेरा मन करेगा, जो मेरी एडिटोरियल लाइन है, वो मैं तय करूंगा। वो कोई पत्रकारिता का 40 साल से स्थापित पुरोधा तय नहीं करेगा, क्योंकि अब बाजार बदल चुका है, ऑडियंस बदल चुकी है, सत्ता बदल चुकी है, लोगों की अवेयरनेस जो है वो चेंज हो चुकी है। वो पिछले तरीके से नहीं होगी पत्रकारिता, क्योंकि पिछले तरीके के ना तो लोग बचे हैं, ना वैसी सोसाइटी बची है। ये कहा जाता है कि, सॉरी, मेरी तरफ से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हाँ। क्यों कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अब जैसे देखिए, मैं शायद मोबाइल से जुड़ गया हूं। आप तब तक एक एक सवाल उठाएं।
आप दो दो जगह दिख रहे हैं। हाँ हाँ, मैं अब ठीक हो जाऊंगा। हम्म चलिए, हम्म सभी दर्शकों से बेहद बेहद माफी है, और हम अजीत जी से दरखास्त करेंगे कि हमारे शुरुआती 15 मिनट इस तकनीकी तामझाम में खराब हो गए हैं, तो आपका 10 मिनट और मैं एक्स्ट्रा लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों श्रोताओं के चाहत को देखते हुए उस पर कंसीडर करेंगे। हाँ, हाँ, बहरहाल, हाँ, एक सवाल आया है कि आज जबकि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के एकमात्र नेता के चेहरे पर केंद्रित रहने का चलन है, इनका हम्म। सेकंड लाइन कौन है जो 10 से 15 साल बाद भारतीय राजनीति के चेहरे होंगे? इनका सेकेंड सेकंड लाइन लाइन किसको नहीं दिख रहा है? योगी आदित्यनाथ कौन सा लाइन है? तेजस्वी सूर्या कौन सा लाइन है? या फिर वो हमारे लद्दाख के जो एमपी हैं वो कौन सी लाइन है? ऑलरेडी तैयार हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि 2024 में ही योगी को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट करके प्रमोट किया जाए। तो सेकेंड लाइन का थर्ड लाइन भी तैयार हो रही है, और आपको प्रूवन मतलब एक एक मिल रहा है कि प्रशासन व्यवस्था किस तरह से चलाई जानी चाहिए, वो आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। अतीक अहमद से पूछिए, मुख्तार अंसारी से पूछिए, विकास दुबे जैसे लोगों से पूछिए, इनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य जो वो समाप्त होता जा रहा है। और चाहे कोरोना के नियंत्रण की बात हो, उत्तर प्रदेश से बढ़िया किसी ने काम नहीं किया है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ जिस तरह से काम हो रहा है। तो सेकंड रंग के लीडर जो है वो तैयार हो रहे हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोगों में उनकी स्वीकार्यता है। आप देखें कर्नाटक तक इनके मॉडल को अपनाया जा रहा है, चाहे एंटी लव जिहाद वाला जो लॉ है वो हो या जो भी हो। हैदराबाद में जीत ही रहे हैं आप लोकल इलेक्शन। हर जगह पे अब सिर्फ मोदी नहीं है, मोदी का नाम है, और मोदी को आप भाजपा से डिटैच नहीं कर सकते हैं। मोदी अंततः भाजपा की ही तो विचारधारा को, उसी के मैनिफेस्टो को तो आगे लेके बढ़ रहा है। तो हम फिर मोदी आप का नाम यूज होगा ही। हम और फिर उस आपके प्रिय हम आप फिर आपके प्रिय पत्रकार की बात करेंगे, हाँ और हाँ प्रिय पत्रकार के साथ साथ एक आपका प्रिय संस्थान भी है, वह मेरा हाँ भी हाँ बहुत प्रिय है, बीबीसी। हाँ हाँ हाँ। बीबीसी ने एक तथाकथित फैक्ट चेक किया है, हम्म। और 5 भारतीय वेबसाइटों पर किए गए 1447 फैक्ट चेक के नतीजों के मुताबिक वो हम्म। बताते हैं कि फेक न्यूज की सूची में कोरोना अव्वल रहा है। उन्होंने अच्छा। ये नहीं बताया है कि किस तरह के फेक न्यूज रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि तबलीगी जमात के बहाने हम्म। मुसलमानों को निशाना बनाया गया, सीए के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया गया, दिल्ली दंगों के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया गया। यानी इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य पर, यानी हम आसान नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि 2020 में फेक न्यूज की जो सूचना मारी हमारे यहाँ हुई है, वह हम्म वास्तव में मियांमारी के अलावा कुछ और नहीं है। हम्म। ये किसने किया है? ये बीबीसी ने किया है। 5 भारतीय वेबसाइटों पर करके 1447 न्यूज लिंक्स का उन्होंने सो कॉल्ड फैक्ट चेक किया है। तो बीबीसी के ऊपर तो बीबीसी हिंदी खास करके फेक न्यूज फैलाने में अग्रणी है। हमारे पास तो उनका पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। ये जिन फैक्ट चेकर्स का दावा करते हैं इनके सोर्स होंगे ऑल्ट न्यूज खुद जो है मतलब विक्टिम्स को कोच करने की बात आई है। कोरोना में याद होगा मुजफ्फरपुर की एक कोई महिला थी, मुस्लिम ही परिवार था, उसकी लाश दिखी थी स्टेशन पे, और वो जो है डिहाइड्रेशन से मरी या जो भी है, खाना नहीं खाया था, उसको कोविड था या जो भी था, उसके कारण उसकी मौत हो जाती है और लाश प्लेटफॉर्म पे रखी रहती है। और उस मोमेंट का फोटो खींच के कि बताओ मुसलमान है इसलिए उसको फेंक दिया गया, खाना नहीं खिलाया गया। इस पे 5000 शब्दों का फैक्ट चेक किया था ऑल्ट न्यूज ने, और उसमें पता चला कि मतलब ये लोग 5 आदमी उसमें इन्वॉल्व था, उसका जीजा, उसकी बहन, उसके माँ बाप, और एक लोकल पत्रकार था शायद भास्कर या जागरण का, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। इन लोगों ने जो फैक्ट चेक किया था उसमें लग रहा था इन्होंने विक्टिम्स को कोच किया है कि तुम ये बोलो, क्योंकि 3 बार एक बोल रहा है कि नहीं वो खाना नहीं खाई थी, दूसरा बोल रहा है खाना खाई थी, एक बोल रहा है कि रास्ते में ही मर गई, एक बोल रहा है कि नहीं नेग्लिजेंस के कारण मरी। इस तरह की बातें कह करके तो ये मियाँ बचाव में लगे हुए हैं। सीएए में जब मियाँ के लिए कुछ है ही नहीं भारत के मुसलमानों के लिए,
तो उसमें कोई भी कुछ भी लिखे, तुम्हारा तो पूरा का पूरा दंगा फिर फेक न्यूज था। दंगा बोल रहा हूं मैं, मतलब तुम्हारा पूरा शाहीन बाग वो तो फेक था, उसको मानो कि वो फेक प्रोटेस्ट था और एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए था। तुमने शाहीन बाग की आपने अच्छी याद दिलाई। कल एक और वरिष्ठतम पत्रकार हैं, नाम आप वो भी बताते नहीं है। नहीं चलिए, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। वो पहले आज तक में थे, लेकिन अभी फिलहाल वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अजीत उन्होंने हाँ। उन्होंने इस बार सिंघू बॉर्डर पर जो कथित किसान जमा हैं उनकी तस्वीर जमा की और कहा कि पिछले साल भी आंदोलन में था, क्योंकि पिछले साल ठीक इसी समय शाहीन बाग का तथाकथित आंदोलन चल रहा था। तो पिछले साल भी आंदोलन में था, इस साल भी आंदोलन में हूं, हमारे मरकज नहीं झुकेंगे, हमारा हौसला बुलंद है, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा सवाल बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आप इसका जवाब देने की कोशिश करें कि मियांमारी जैसे शब्द या तबलीगी जमात के प्रति इतने फैक्ट्स हैं, सारा का सारा फैक्ट है, बावजूद इसके ऐसा क्यों हो रहा है? जो हम लोग अक्सर अपनी बातचीत में नैरेटिव निर्माण की बात करते हैं, नैरेटिव आखिर यही क्यों है कि देखिए, इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से तो बेचारे मुसलमानों पर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है और इस देश का सेकुलर ढांचा एकदम बिगड़ गया है। जबकि दिल्ली के दंगे हिंदू विरोधी थे, यह बात कोई भी अगर खुली आंखों से देखेगा, उसमें ताहिर हुसैन के घर से लेके और गलियों पर पत्थर और तमाम चीजें जमा हुई, अजीब अजीब तरह के यंत्र बनाए गए तेजाब फेंकने के लिए या पेट्रोल बम फेंकने के लिए। ये नैरेटिव निर्माण में आप राष्ट्रवादी लोग क्यों पीछे हैं? हम लोग पीछे नहीं हैं, और जो हार्ड डेटा मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से इसको अगर देखा जाए कि ऑप इंडिया वेबसाइट की ट्रैफिक जो है, हमारी ट्रैफिक न्यूज लॉन्ड्री से ज्यादा, न्यूज लॉन्ड्री तो हमारे 10% पे आता है, ऑल्ट न्यूज से बहुत ज्यादा है, स्क्रॉल को हमने पीछा छोड़ दिया है, वायर को हमने पीछा छोड़ दिया है, क्विंट को हमने पीछा छोड़ दिया है। ये सब को अकेले ऑफ इंडिया ने पीछा छोड़ा हुआ है। द प्रिंट जो है थोड़ा सा वो सेक्स वैक्स की खबरें ज्यादा करता है, इसलिए उसका ट्रैफिक ठीक ठाक रहता है। बाकी आप देखेंगे तो ये जितने नैरेटिव मेकर्स थे इंडिविजुअली हमने सबको बीट किया हुआ है। अब वही है कि ऑप इंडिया जैसी 5-7 जगह आपको चाहिए, एक से नहीं होगा, क्योंकि वो यूनाइट जब हो जाते हैं, वो 5 हो जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, एक और कोई नो द नेशन हो गया, स्वराज्य हो गया, इस तरह का। तो उनका उस तरह का मतलब है नहीं, ट्रैफिक उस तरह का है नहीं, वर्चस्व तो नहीं है। और इन लोग का पॉकेट इतना डीप था कि ये लोग वीडियोज बनाना और इसमें ये थोड़ा आगे रहते हैं। मेन बात वही होती है कि फाइनेंस की, और दूसरी बात ये भी है कि वो पोषित किए गए हैं। सिद्धार्थ वरदराजन को कौन चला रहा है वो सब जानता है, वो यूएस का आदमी, इंडिया का सिटीजन भी नहीं है, और वो मतलब उसका देखिए, फिर इसी कारण से द वायर का नैरेटिव उस तरह का रहता है। नैरेटिव अब ये हुई है कि जागरूकता के कारण आपको वो चीजें उन तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया या ऑल्टरनेटिव मीडिया पोर्टल्स में नहीं दिखती हैं, क्योंकि उतने नंबर में नहीं है। लेकिन जो हम लोग एक चीज को क्रिएट करते हैं, कोई भी मुद्दा आता है, तो सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो तो बदल चुका है। देखिए, फेसबुक पे पहले ये लोग लेफ्टिस्ट खूब लिखते थे, अब आपको देखेंगे नहीं। ट्विटर पे पहले बहुत लिखते थे, अब वहां पे नहीं दिखते। अब ये लोग इंस्टाग्राम पे नए नए आए हैं, तो राष्ट्रवादी उधर भी पहुंच रहे हो, उधर भी इनकी डिजिटल लिंचिंग जो है वो जारी है। तो नैरेटिव बन रहा है और सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। नैरेटिव अगर नहीं बनता तो भाजपा कैसे चुनाव जीतती? संभव ही नहीं था, क्योंकि 2014 नहीं, उसी से जोड़ के मैं, आपने हालांकि उसका जवाब दे ही दिया है कि आपको एक ऑफ इंडिया से काम आपका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको 25-30 चाहिए, क्योंकि 70 वर्षों का जो स्थापित एक तंत्र है, 2 स्तंभ होते हैं। और अगर मैं कभी इस बात पर चर्चा करता हूं तो मेरी नरेंद्र मोदी सरकार से एक ही शिकायत है कि मीडिया और एकेडमिक्स, इन 2 संस्थानों को आपको पूरी तरह अपने कब्जे में लेना होगा और हर एक वामपंथी को वहां से निकाल फेंकना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है,
उसकी क्या वजह है नहीं है उस पर हमारी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय पत्रकारिता रहेगी। आप एक ऑफ इंडिया से काम नहीं चला सकते। उसमें भी आप बीइंग एन एडिटर, आप जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और कितने कम संसाधनों में आप चीजों को चला रहे होंगे। मेरा सवाल उससे है रिलेटेड कि ये राष्ट्रवादी बयार जो आती है, जैसे आपके प्रिय पत्रकार ने एक टर्म निकाल दिया, कोई भी अगर उनके खिलाफ लिखता है तो वो आईटी सेल का आदमी है। मैंने उनको एक बार एक लंबी चिट्ठी भी लिखी थी और सलाह दी थी कि मैं आपके लिए एक किताब लिख रहा हूं कि आईटी सेल वास्तव में क्या होता है, क्योंकि मैंने कई राजनीतिक दलों के आईटी सेल को देखा है, समझा है, जाना है, और मैंने काम भी किया है। तो एक रमुआ जो किसान है और वो अपने इसमें जियो का डेटा कार्ड भरवा के और आपके प्रिय पत्रकार को गरियाता है, तो वो आईटी सेल का आदमी नहीं है। और दिक्कत की बात यह है कि रमुआ हो या हरीश हो या फलाने झाजी हो या परमार हो या कोई भी हो, वो सब खुद मिलके इन लोगों को गाली दे रहे हैं। मैं सरकारी तौर पर एक संस्थागत प्रभाव की बात कर रहा हूं कि क्या आपको ये दिख रहा है कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है, या सरकार कहीं से इस बारे में सोच भी रही है? मैं उस बारे में, गवर्नमेंट का जहां तक मतलब मीडिया के ऊपर कंट्रोल की बात है, देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने नेताओं के थ्रू कुछ चैनल्स को ऑन कर सकती है, एक ये बात होती है। दूसरा ये होता है कि कुछ पत्रकारिता के संस्थान या बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जो बयार बदलते ही उनके गुणगान करने लगते हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि भास्कर ने क्या किया। भास्कर क्या करता है, जो ही कांग्रेस की सरकार आती है उसका एडिटोरियल लाइन चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर आप जी न्यूज को देख लीजिए, आप हमारे विवेक अग्निहोत्री साहब को देख लीजिए, आपके जितने स्टालवर्ड्स है ना, सो कॉल्ड राइट विंगर्स, ये 2014 पहले क्या कर रहे थे, इनको आप जाके देख लीजिए, ऑब्जेक्टिवली आप स्टडी कीजिए इन लोगों को। आप आज तक को देखिए कि इनके जो हिंदी वाले हैं वो एक सुर पकड़े रहते हैं, अंग्रेजी वाले, इंडिया टुडे वाला जो है वो अलग सुर में चलता रहता है। तो वो होता है, वो अपना बैलेंस बनाने की वैसे कोशिश करते हैं। तो दो तरह की चीजें हैं, या तो सत्ता डायरेक्ट ऑन करे और अपना नैरेटिव चलाए, तो वो तो भाजपा नहीं कर रहा है। भाजपा से मेरा एक अकाउंट सस्पेंड हुआ है, वो तो उनसे वापस नहीं आ रहा है। मतलब फर्जी बात से मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। इन कारणों से मैं पत्रकारिता छोड़ने तक की मैं सोचने लगता हूँ कभी कभार कि ये लोग, हमें ब्लेम तो यही होता है ना कि तुम आईटी सेल के हो, तुम्हें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह डायरेक्ट पैसा देता है, इसी कारण तुम सूट पहनते हो, आईपैड ऑन करते हो। वो नहीं जानते कि मेरे स्ट्रगल्स क्या क्या है और मैं कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हूँ। तो उनके लिए ये बात करना बहुत आसान होता है। इसलिए ये बड़ा ही अजीब लगता है कि एक ट्विटर अकाउंट जो सरकार जो रिकवर नहीं कर सकती है, वो साला हमको पैसा घंटा देगी। हमको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी विचारधारा के हिसाब से चलते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है। तो ये जो है, जहां तक कि मतलब सत्ता जो इंटरफेयर कर रही है, रूथलेसनेस नहीं है भाजपा में, मेन बात ये है। एग्जैक्टली आपका जो शब्द है रूथलेसनेस, ये बहुत जरूरी है और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप थोड़े से जो बिगड़े हैं उसके लिए एक अच्छा कमेंट आया है कि अजीत जी आप बिल्कुल जॉनी डेप की तरह दिख रहे हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाले। और इसी में एक कमेंट ये भी है आपके लिए कि शब्दों का चयन मर्यादा के अंदर होना चाहिए। और एक और कमेंट आया है कि राष्ट्रवादी क्यों कम एकजुट हो पाते हैं। इन तीनों बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक एनेक्डोट में आपसे चर्चा नहीं, ये मर्यादा वाली जिसने बात की है ना, मैं उसको जवाब देना चाहूंगा, उसको या उनको जो भी है, उनको इसका रिलेशन है आपके दूसरे सवाल से कि राष्ट्रवादी एकजुट क्यों नहीं हो, इन्हीं चूतियापों की वजह से। मैं अगर नॉनवेज खा रहा हूँ और उसकी तस्वीर मैंने लगा दी तो मुझे ज्ञान देने लगते हैं कि आप कैसे के हिंदू हो, आप राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। अब बताइए कि ये लोग डिक्टेट करें, इनके हिसाब से तो हमारी पूरी आर्मी जो है राष्ट्रवादी नहीं है। वो आर्मी कहाँ की है भाई, उसमें तो दारू भी पीते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। आपका पूरा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन
बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन वेजिटेरियन होते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन रिच डाइट खाना होता है, उसके लिए मीट जो है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं चुतियापों से डर लगता है। मर्यादित समय नहीं है तो मैं मर्यादा में कैसे रहूंगा? तुम मुझे राम राज्य ला दो, मैं मर्यादित हो जाऊंगा। यहाँ पे कोई चुनी हुई सत्ता को आपातकाल और तमाम तरह की बातें बोलता है, और मैं उसको बोलता हूँ कि इसका सर जो है कमोड में डाल के कंफर्म कर देना चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं आप जो है मर्यादा छोड़ रहे हैं। ऐसे में एकजुटता नहीं आती है भाई। एकजुटता वो है जो आपको वामपंथियों में दिखता है, इस्लामवादियों में जो दिखता है आपको कि वो दंगा करके आया, उसके हाथ में खून है, 6-6 घंटा 4000 वाट चाकू से किसी हिंदू की बॉडी को गोदा है, जिसने हाथ पांव काट के आग में फेंक दिया दिलवर नेगी को, उसको भी बचाते हैं कि नहीं नहीं वो जो है हिंदुओं ने उकसाया था, कपिल मिश्रा ने नारेबाजी की थी, इस कारण से वो उकसा दिए गए। और मतलब उस साला वो नारेबाजी एक आदमी कर रहा है, तुम जो है हाथ पांव काट के जलती आग में फेंक दोगे, कोई रिलेशन ही नहीं था। तो इन्हीं नौटंकियों की वजह से जो है राष्ट्रवादी कभी एकजुट हो। मेरा दिमाग घूम जाएगा। अभी कंगना ने बिकनी पहना था तो उस पर जो है दिमाग खराब कर रहे थे, तुम सनातनी नहीं। वो अपना 2-2 करोड़ का साला प्रॉपर्टी का नुकसान करवा के तुम्हारे लिए ट्वीट करती है, और तुमको इससे दिक्कत है वो बिकनी क्यों पहनती है? अरे तुम अपने घर पे ध्यान दो यार। तुमको बिकनी नहीं पहनना है अपने घर वाली को या अपनी बेटी को, बहू को मत पहनाओ। तुम सारा दूसरे के लाइफ क्यों डिक्टेट करने लगते हो? ऐसे में मैं बता रहा हूँ आपको, कितने लोग शुद्ध होकर छोड़ चुके हैं, बोलते हैं साले चूतिए हैं ये लोग, सीधा यही शब्द यूज करते हैं। आपके आपकी आपकी भावना को बिल्कुल अजीत जी, आपकी भावना को शब्द दिया है कोई संजीव गोस्वामी है कि उनका कहना है कि हिंदू को सेकुलरिज्म के नाम पर कायर बना दिया गया है, और भी कई सारी बातें लिखी हैं जो बातें आप अभी बता रहे थे। इस पर मैं अपना एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूंगा। मुझे पता है कि आपको लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं और आप ज्यादा लोकप्रिय हैं, फिर भी मैं बीच बीच में आपके बहाने मैं भी अपनी शक्ल दिखाता रहूंगा, क्योंकि प्रौढ़ लोग जो हैं वो अपनी शक्ल दिखाने का लोभ और बात कहने का लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं। हमारी HRD मिनिस्टर थी उस समय ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी। उन्होंने संसद में यह एक तरह से गिड़गिड़ाते हुए सफाई दी थी कि हमने फलाने कम्युनिस्ट के साथ भी काम किया है। यह मैं उन सभी भाजपाइयों को कहना चाहता हूं जो समझते हैं कि भाजपा या संघ ने ठेका ले रखा है। 1997 में मैं JNU गया था और 1999 में वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। उस समय सारे भाजपाई सीधे 7 रेस कोर्स रोड, अब तो खैर वो नीति आयोग है और अब तो सेल्फी का दौर है। पहले तो लोग मतलब खुद को 7 रेस कोर्स रोड का नुमाइंदा समझते थे। तो चीजें वही हैं, बदली नहीं है। आपका जो टॉप लीडरशिप है वह भी ये चाहता है, वह भी डरा हुआ रहता है। 303 सीट्स मिली हैं, क्योंकि जब अजीत भारती इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो नरेंद्र मोदी को ये 303 सीटें भी लानी है और लगातार 10 वर्षों तक सत्ता में भी बने रहना है। और उनको ये भी पता है कि केरल में एक चुनी चुनी विधानसभा में जो संसद से पारित कानून है कृषि संबंधी, उनके खिलाफ प्रस्ताव ला दिया जाएगा। दिल्ली में जो महा ठग बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से मैं दिल्ली छोड़ के भाग गया, वो भाई साहब संसद विधानसभा में उस कानून की प्रति फाड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जो जिनका काम है, जैसे अजीत भारती का काम या व्यालोक का काम अगर पत्रकारिता करना है तो उसको पत्रकारिता करने दें। नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो वह कर रहे हैं, वो राजनीति करें। हाँ, एक समन्वय होना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न आप ही से आया है कि क्या कारण है कि लोग ताहिर हुसैन को डिफेंड कर जाते हैं, हम लोग कपिल मिश्रा के रोड पर उतरने के बयान पर भी डिफेंसिव हो जाते हैं? क्या ये हमारी कुंठा है? आपके लिए ये सवाल है। ये अब इन सब पर उत्तर तो मैंने दे ही दिया ना, कि हम जो है एक छद्म नैतिकता, मतलब अभी जो मैं बात बोल रहा था कंगना के बिकनी वाला,
और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि निजी जीवन में हम बहुत ही सड़े हुए और लीचर टाइप के इंसान होंगे। हमारा काम होगा लड़कियों की प्रोफाइल को स्टॉक करना, हम पोर्नोग्राफी कंज्यूम कर रहे होंगे, लेकिन हमें फेसबुक पर लिखना, अरे ये तो सनातन के खिलाफ चली गई, ये बिकनी में बैठ के और समुद्र को निहार रही। तो ये जो मानसिकता है ना, यही मानसिकता आपको कपिल मिश्रा के खड़े होने और बयान देने को, उसने क्या बोला था कि तुम रोड पर से हटो नहीं तो हम हटा देंगे, या हम भी बैठ के तुम्हारे खिलाफ विरोध करेंगे, यही तो बोला था। इसमें कौन सी हिंसक बात है भाई? वो तो पुलिस को बोल रहा था कि भाई इनको क्लियर करवाइए, क्योंकि रोड पर चलने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। और भाई अगर नंबर्स देखा जाए तो हिंदू ज्यादा टैक्स देते हैं, सीधी सी बात है, तो रोड पे ज्यादा हक हमारा है। अगर तुम आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन की भी बात करो उस हिसाब से भी, तो उस पे भी कि नहीं, लेकिन कपिल मिश्रा को ये नहीं बोलना चाहिए था। तुम इतना ज्यादा मर्यादित हो जाते हो कि जो आदमी यहाँ पे कुछ बोल रहा है उसको मतलब ज्यादा फॉल्ट पे दिखाते हो, बजाय उनके की जो एक्चुअल में हत्या कर रहा है, खून खराबा कर रहा है, काट रहा है, 2 महीने से तैयारी कर रहा था उन दंगों के लिए। यही कारण है कि वो ताहिर हुसैन को तो बचाएंगे ही, उसको बोलेगा अल्पसंख्यक है, मियां मारी हो रही है, उसको फंसाया जा रहा है। अब तुम्हारे कपिल मिश्रा को स्वीडन में भी दंगे होंगे तो उसके लिए बोल देगा कि नहीं यही बोला था, स्वीडन के लोग जो है भड़क गए और उन्होंने जो वहां पे आगजनी करनी शुरू कर दी। तो ये जो नैतिकता का फर्जी वाड़ा जो है ना, ये नकली चादर ओढ़ के अपना एक प्रोजेक्शन जो सोशल मीडिया पे आपको 10 लोगों में जिनको आप जानते नहीं है, फ्रेंड लिस्ट में से कितने लोग को हम जानते हैं? 10, 12, 20, उससे ज्यादा से हम मिलते भी नहीं और ना जीवन में कभी मिल पाएंगे। लेकिन हमें दिखाना होता है कि नहीं नहीं, अजीत भारती तो बड़ा वो है, मतलब आदर्शवादी टाइप के हैं, बताइए वो तो इन मुद्दों पे, कंगना की बिकनी पे भी उन्होंने बोला कि बिकनी नहीं पहनना चाहिए, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ। तो ये जलवा आपको बरकरार रखना है और आप पता जो नहीं लोग टेलीविजन बिकनी को सनातन धर्म के खिलाफ बताते हैं, उनको एक बार जाकर जरा खजुराहो और कोणार्क और किसी भी मंदिर को घूम लेना चाहिए। बहरहाल आपके लिए एक अच्छा कमेंट आया है और उसमें मेरे लिए भी आया है कि अजीत जी तो फेवरेट हैं, बट व्यालोक जी आप भी अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद। और एक ये भी आया है एक कि जेएनयू में वामपंथियों के एकेडमिक दुर्भाव पर आप लोग चर्चा करें, आप खुद भुक्तभोगी हैं। नहीं, मैं जो भी हूँ, लेकिन यह बातचीत केवल और केवल अजीत भारती से है, तो व्यालोक की इसमें मैं केवल और केवल इनसे सुनना चाहूंगा। हाँ, वो जेएनयू के बारे में अपनी कुछ राय बताना चाहें या जो भी, तो मैं उसको खंडन मंडन कर सकता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल एक सवाल जो मेरे जहन में आता है अजीत जी, कि खबरों के 2 आयाम थे पहले, एक तो था न्यूज और दूसरा था व्यूज। अब वो रेखा शायद बिल्कुल मिट सी ही गई है, क्योंकि मैं देखने के लिए कि आजकल क्या चल रहा है तो एक आध घंटे कभी कभार सप्ताह में बैठ के सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स को झेलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि न्यूज नाम की चीज कहीं नहीं रहती है, अधिकतर जगह व्यूज ही चलते हैं। ऑफ इंडिया शायद व्यूज के तौर पर शुरू हुआ था, अब आप लोग उसमें कुछ न्यूज दे रहे हैं, तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर बदला है, आपकी क्या इस मसले पर रणनीति क्या है? आप व्यूज सेंट्रिक ही रहेंगे या न्यूज सेंट्रिक रहेंगे? ऑफ इंडिया क्या बदलने वाला है नहीं? इस साल? ऑफ इंडिया अभी एक और ने पूछा था कि तटस्थता की बात कर रहे थे कि पत्रकारिता को तटस्थ होना चाहिए। नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं कि पत्रकारिता को तटस्थ होना चाहिए। पत्रकारिता, कोई भी आदमी तटस्थ बाय नेचर हो ही नहीं सकता। आप न्यूज को लेकर तटस्थ हो सकते हैं कि सड़क पे गाड़ी ने धक्का मार दिया, लेकिन आप पॉलिसी मैटर्स पे, सामाजिक जो भी मुद्दे होते हैं, जैसे स्त्री सुरक्षा की बात है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब मुद्दों का लेके आप तटस्थ कैसे हो सकते हैं? आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज अगर एक सड़ी हुई हालत में, तो उसको आप तटस्थता से कैसे दिखाओगे? आप कोसोगे ना, सरकार को कोसोगे या वहां जो मेडिकल माफिया है उसको कोसोगे, किसी को तो कोसना पड़ेगा, फिर आपकी तटस्थता तो गायब हो गई। दूसरी बात, कोई और तटस्थता का माहौल होता है ना भाई,
तटस्थता आप बोले एडिटोरियल लाइन में तटस्थता नहीं है, ठीक है, वो मैं मानता हूं। तो चूंकि एडिटोरियल लाइन हेवली बायस्ड हो चुका था हमारी एंट्री से पहले, इसलिए हमको पूरे नैरेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको दूसरा पक्ष दिखाना पड़ा, जिसको मियां मारी। हिंदू मारी 70 साल से ऐसी चल रही थी कि मियां मारी की आवश्यकता थी, हमको वैसे न्यूज चुनने पड़े दिखाने के लिए कि नहीं, ये जो राहुल बदला हुआ नाम तुम लिख रहे हो वो असलम है वास्तव में। ये जो तुम तस्वीर यूज कर रहे हो कार्टून में भगवा वस्त्र पहने हुए तांत्रिक की, वो वास्तव में कोई अफजल है जो राजनी करता है, लूटता है और ये करता है। तो इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे तब तटस्थता जो है वो चली जाती है। मैं आपका प्रश्न ही भूल गया इस चक्कर में। हमारा प्रश्न ये था, हाँ, न्यूज और व्यूज वाला कि हमारा जी क्या आगे। तो व्यूज को लेके हम चले थे। अब मेन है कि ऑफ इंडिया प्योरली आप नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्ट बेस्ड संस्था है। रिपोर्ट हमारे करने से पहले आ जाती है हर जगह पर रिपोर्ट। तो हमारे पास नॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं दिन के, आप मान लीजिए कि हिंदी की मैं बात करूं तो 30 न्यूज हम करते हैं दिन भर में, तो उसमें 20 तो जो होगी वो प्योर रिपोर्ट्स ही होती हैं। लेकिन वो रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप कह सकते हैं कि उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है आइडियोलॉजी और नैरेटिव को लेकर अगर अब चले। और हमारा वॉर जो है वो साला नैरेटिव को लेके है, नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। तो उसमें व्यूज जो होगा वो हमेशा प्रबल रहेगा ही, और हम उसी के लिए काम ही कर रहे हैं, हम उसको लेके मोटिवेटेड। आप प्योर जर्नलिस्टिक वे में कहें तो जो एडिटोरियल हुआ करता था वो 2 ही पन्ना हुआ करता था, एडिट और ऑपेड जो होता था। उसके अलावा आप पूरा का पूरा देखेंगे सिर्फ रिपोर्टिंग होती थी। तो नेचर बदल गया ना न्यूज कंजम्पशन का, क्योंकि रिपोर्ट आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है। कहीं कुछ होता है तो एक आदमी ने ट्वीट कर दिया, तो उस ट्वीट में ये जो 5W1H की बात होती है वो नॉर्मली एक ट्वीट में आ जाएगा, जो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है। अब कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया तो उसकी डिटेल जब तक ब्रूटल डिटेल जब आएगी तब आप उस पर व्यूज देने लगते हैं। लेकिन न्यूज सिर्फ इतनी रहती है कि बलरामपुर में 4 मुस्लिम है, उन्होंने रेप कर लिया एक दलित लड़की का, ये न्यूज है। उसमें व्यूज हम तब डालते हैं जब हमारे पास इक्वेट करने के लिए हाथरस वाला एक केस हो जाता है जो उसी टाइम पे हुआ रहता है। तब हम जब कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चूंकि उधर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए व्यूज दिया जा रहा है तो इधर भी हम व्यूज देंगे ही। तो इस नहीं, कारण से और इससे रिलेटेड नए साल में आपकी क्या योजनाएं हैं ऑफ इंडिया की, सवाल वो था। दूसरा, एक दूसरी टिप्पणी आई है कि लोग कहते हैं कि पत्रकारिता गर्त में चली गई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि पत्रकारिता और अधिक प्रतिस्पर्धी और आक्रामक हुई है। इस पर अजीत जी का क्या कहना है? तो इन दोनों बातों को तो मिलाकर आप जवाब। ऑफ इंडिया का जहां तक प्लान है तो हम लोग अभी, चूंकि सारा प्लान मैं आउट भी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि एक तो हमारी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो बढ़ने वाली है, और हम थोड़ा सा वीडियो और भी प्रोफेशनल तरीके से आएगा। अभी क्या है कि मैं अपने रूम में ही मैं 4 लोगों का काम अकेला करता हूँ। मतलब नॉर्मली आप न्यूज रूम में आपने काम किया है, लिखने का काम कोई आदमी करता है, प्रेजेंटर कोई और होता है, एडिट करने वाला कोई और होता है, अपलोड करने और सोशल मीडिया पे शेयर करने वाले कोई, ये सारा चीज मैं खुद करता हूँ। एक फोन पे रिकॉर्डिंग होती है, आईपैड पे एडिटिंग होती है, अपलोडिंग होती है, थंबनेल बनाने से लेके, मतलब अपलोडिंग में भी हमको 2-2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि 4 प्लेटफॉर्म पे डालने होते हैं। अब कोविड का टाइम चल रहा है तो ये सारी चीजें आप, क्योंकि मैं सारा काम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वही काम करता रहूं, क्योंकि अपलोड कोई और भी कर सकता है, मैं उस टाइम में कुछ और कर लूंगा। तो ये सारी जो है ये मतलब आप कह सकते हैं कि भौतिक रूप से जो एक्सपेंशन है वो होगा। वैचारिक रूप से यही है कि हम लंबे लेख जो होते हैं, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, उस पर थोड़ा और फोकस करेंगे। एक्सप्लेनर्स जो होते हैं कि हम मान के चलते हैं कि नहीं डेमोग्राफिक चेंज जो है ये सबको पता होगा कि ये टर्म क्या है, लेकिन पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो एक्सप्लेन्ड टाइप का जो चीज है कि कोई भी इशू है तो उसका, अभी हाल ही में मैंने एक इस पे किया था एमएसपी वाले पे लेके कि एमएसपी और दुग्ध उत्पादन की सहकारिता वाला अमूल वाला मॉडल दोनों एक साथ चलता है 70 के दशक से, और एक हाईली सक्सेसफुल एंटरप्राइज होता है, और दूसरा जो है वो अभी क्या हालत बनी हुई है कि उसके लिए नौटंकी चल रही, इस तरह की चीजें। तो उस पर थोड़ा सा हमारा फोकस रहेगा। ऑडियंस से हम लोग बात करते रहते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए अलग अलग मतलब
सजेशंस आते रहते तो उसको लेके हम चलेंगे। अब प्रवीण झा का शायद प्रश्न था कि पत्रकारिता जो है प्रतिस्पर्धा उसमें बढ़ी और आक्रामक हुई है। अब हर एक चीज एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड इसी पे करता है कि समाज कहाँ जा रहा है। जब चुनी हुई सरकारों को डिस्क्रेडिट किया जाता है, 100% कोई काम हो जाएगा, उसमें से अपवादों को उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं नहीं, तुमने कहा कि पानी हर घर में पहुंच गया, देखो इस घर में तो नहीं पहुंचा है। तुमने शौचालय बनवा दिए लेकिन उसमें पानी नहीं है, मतलब मोदी बाल्टी लेके वहां पे खड़ा रहे, पंछुआ भी करवा दे। इस तरह की सोच है कुछ कुछ मीडिया वालों की। इलेक्ट्रिसिटी लगवा दी तो बल्ब फ्यूज कर गया तो गरीब आदमी बल्ब कहाँ से लाएगा। सिलेंडर को लेके उसी तरह से नौटंकी की कि लोग के पास पैसे कहाँ से होंगे, जबकि 86% लोग रिफिल करवा रहे हैं सिलेंडर का। ये सब हार्ड डेटा जो है उसको ये अवॉइड कर देगा। और उसमें से अब कन्हैया जैसे लोग, याद होगा कि तो सिलेंडर तो 5 दिन में खत्म हो जाता है। मतलब ऐसे सल्फेट आदमी है जो पता नहीं, मतलब कभी देखा है बाप जन्म में सिलेंडर की नहीं, या अपने घर वाले माँ से पूछ ही लेता कि कितने दिन में चलता है। 4 आदमी का खाना 2 बार बनता है तो भी सिलेंडर 45 दिन चलता है। मैं तो 16 साल से वही काम कर रहा हूँ, दिल्ली में वो सिलेंडर कब भरवाता हूँ मुझे पता है। अब ये लोग का तो यही है, 2 रुपया दे दो कॉमरेड, बीड़ी पीना है, ये वाला आदत है इनका। गंगा ढाबा पे जाके सिलेंडर देखा ही नहीं कभी उन्होंने, तो कहाँ जानेंगे सब। तो आक्रामकता की जो बात है वो समय की मांग थी। अगर आप आक्रामक ना हुए होते तो जो भी, और हम लोग बहुत कुछ गवा चुके हैं आलोक जी। किताबों की बात अगर करें, हिस्ट्री की बात अगर करें, और वही है, हिस्ट्री ही तो है, हिस्ट्री के ही बेस पे आपका वर्तमान पे लॉजिकल डिबेट्स होते हैं। जब वही जो है इतना करप्ट कर दिया गया है, लगभग 90% करप्ट हो चुका है। हम लोग उस फेज में सत्ता जो हमारे मतलब की आई है जब हम 10% से साल्वेज करना शुरू कर रहे हैं। आपने बोला कि गट्स नहीं है बीजेपी में कि वो सारे एकेडमिक काउंसिल्स को डिसमिस करे जहां वामपंथी बैठे हुए हैं। इस पे जो है को आप लेके चल रहे हैं, काहे भाई, तो हम जो है हम तो सम्मान करते हैं उन्होंने, काहे भाई, तुम जिस दिन आओ कमलनाथ की तरह ब्रूटल बनो। आज सत्ता मिली और पहला डिसीजन लिया था कि जितनी नियुक्तियां हुई है कमलनाथ के वो शिवराज सिंह चौहान के टाइम में एकेडमिक सारी निरस्त की जाती हैं। एक बार में उसने निरस्त किया, अपने लोग को दिलीप सी मंडल टाइप के लोगों को वहां पे बिठाया मक्खनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में। ये ब्रुटैलिटी और रूथलेसनेस चाहिए, नहीं तो ये हमेशा वामपंथियों से, कांग्रेसियों से एक्सेप्टेंस खोजते रह जाएंगे। इनको सर्टिफिकेट लेने की जो बात एनडीटीवी पे जाके देंगे, ये ऑफ इंडिया या स्वराज्य मैगजीन को इंटरव्यू भी नहीं देना चाहते। तो इनकी तो आदत ये है। सर्टिफिकेशन की बात है और इसी से रिलेटेड, हालांकि मजे की बात है कि आपसे बातचीत इतनी रोचक हो रही है कि 47 मिनट बीत चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला, और अब कम समय है। लेकिन चूंकि 10 मिनट मैंने आपसे तकनीक का बहाना बनाकर ग्रेस का ले लिया है, आराम से चलने दीजिए, आज संडे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसको हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए कई लोगों ने यह संदेश भेजा है कि वे आपके लिए काम करने को, मदद देने को तैयार हैं। पिछली बार आपने जब अपील की थी तो शायद लोगों का प्रेम आप पर काफी बरसा था। और हाँ, एक वर्षा चौधरी जी का प्रश्न है, वह शायद मुझसे पूछा गया है या मुझे नहीं पता, कि आईआईएमसीएन का आजकल कहते हैं कि इस संस्थान में भी संघियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, बाहर वालों को भी ऐसा होता दिख रहा है क्या? यह चूंकि ही नहीं, जितने ऐसे संस्थान हैं सबको भगवा रंग से रंग देना चाहिए, और वहां पे जो है हाईली एजुकेटेड संघियों को ही चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। जो लोग संघियों को डिस्क्रेडिट करते हैं वो मिले नहीं है ढंग के संघियों से। मैं भी जब तक मतलब ये 2 साल 3 साल शाखा के संघियों से मिलता था तो ये सल्फेट टाइप के जवाब देते थे, क्रिश्चियनिटी जो है कृष्ण नीति है। तो ये जब आप सुनेंगे आपका सुलग जाता है कि साले ये कैसे लोग हैं। लेकिन जब मैं वास्तव में इनके कुछ विचारकों से मिला, और मैं बता रहा हूँ प्रणब मुखर्जी जब गए थे आरएसएस के उसमें फाउंडेशन डे में, तब मैंने पहली बार मोहन भागवत जी को सुना था। फिर मुझे लगा कि यार ये जो भी कह रहा है इसमें गलत क्या है।
और उसके बाद मैं और लोगों से मिला तो संघ को लेके बहुत सारी मेरी मतलब प्री कंसीव नोशंस थे वो क्लियर हुए। अगर संघियों को आप एकेडमिक्स में डाल दीजिएगा तो भारत सुधर जाएगा। जो 15 साल 20 साल से अपना घर बार छोड़ के और लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे डेडिकेटेड लोग मैंने देखे हैं कि उसको मतलब जो सामाजिक शर्म होती है ना कि पत्नी उसका घर चला रही है। मेरे जानने वाले हैं कई संगी, वो बोलते हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर था आदमी, 3 लाख रुपया महीना कमाता था, छोड़ दिया, इसी राष्ट्रवाद के लिए छोड़ा कि नहीं मैं निस्वार्थ भाव से काम करना चाहता हूँ। उनसे जब आप बात करेंगे तो उनको हिस्ट्री की नॉलेज होती है, उनको पॉलिटिक्स की नॉलेज होती है, उनको समाज की नॉलेज होती है और समाज के एकरूपता और समावेशन की उनकी उम्मीद रहती है। ये जो कट्टरता है ना, वो आइडियोलॉजिकल रेडिकलिज्म दूसरे समुदाय में, संघियों में बिल्कुल नहीं, शून्य। आप देखिए चक्रवात आता है सबसे पहले कौन फर्स्ट रिस्पोंडेंट कौन होता है? संघी ही आप पैंट पहन के जाते हैं वहां पे। भूकंप आएगा तो कौन जाता है सबसे पहले? कलकत्ता में सड़कों पे कौन उतरा था? और आजकल उनसे मैं वैसे बोलता संघी हूँ कि आप जो है 1-2 फोटो भेजिए, हम लगाएंगे ऑफ इंडिया में कि आप लोग काम कर रहे हैं। सेवा भारती जिस तरह वो बोलता है कि अरे फोटो लगा देंगे फिर काम हमारा कैसे होगा? हमारा काम यह है कि साइलेंटली काम करते रहो, हम प्रसिद्धि के लिए या इस फोटो ऑप के लिए काम नहीं करते हैं। इस तरह के सेल्फलेस लोग हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आईएमसी जितने हैं और जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संघियों को बिठा दो, देश बदल जाएगा। 5 से 10 साल में सोच बदल जाएगी लोगों की। इसी से रिलेटेड एनेक्डोट्स हैं जो मैं शेयर करूंगा। बहरहाल एक बहुत खुशी की टिप्पणी आई है कि भारत के 2 सर्वोत्कृष्ट युवा लेखक, सर्वोत्कृष्ट इसमें आप सर्वोत्कृष्ट पर हो जाते हैं लोग। आप सर्वोत्कृष्ट पर पकड़े हुए हैं और मैं युवा पर पकड़ लेके खुश हो रहा हूँ। और इसमें मुझसे सीधा पूछा गया है कि व्यालोक भैया आप कैसे जेएनयू में पढ़ लिए? तो मैं बताऊंगा, मेरा जब कभी अकेले में बात करूंगा या मुझसे पूछा जाएगा। आज अजीत जी की बारी है, इसलिए अजीत जी। हाँ, ऐसे पढ़ लिया कि अगर आप किसी चीज, बहुत घटिया मूवी का बहुत घटिया डायलॉग है, लेकिन अगर आप किसी चीज को पाने की जिद करें तो कायनात भी आपका साथ देती है। तो मुझे जिद थी कि मैं जेएनयू में पढ़ूंगा, मैं वहां हवन कराऊंगा, मैं दुर्गा पूजा कराऊंगा और उस दुर्गा पूजा में मैं अपने ऊपर मुकदमे झेलूंगा। तो हो गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, अजीत जी इतना स्पष्ट बोलने से क्या घर परिवार से रोक टोक नहीं होता, या पापा से डर नहीं लगता? मुझे मेरे घर परिवार वालों को पता भी नहीं है कि मेरा नेचर ऑफ वर्क है क्या। वो खाली जानते हैं पैसा कमाता है ठीक ठाक और रहता है दिल्ली में, बस उनको इतना ही पता है। और हाल में जाके पता चला कि मेरे पापा मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया, तो स्पष्टवादिता पे उन्होंने बोला मुझे बोला कि अरे तुम ऐसे बोलते तुमको तो राह चलते कोई मार देगा। उन्होंने ये डर जाता है, लेकिन ये नहीं बोला कि तुम बोलना बंद कर दो। तो स्पष्टवादिता और सत्यवादिता, जो सच है वो तो मैं बोलता रहूंगा। वो तो हाथ की रेखाएं हैं, अब राह चलते आदमी मर नहीं जाता है क्या, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? उस पे जब आप इस डर से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं ना कि मृत्यु जो है अवश्यंभावी है। और मेरे कई अपने मित्र जो हैं वो ऐसे ऐसे विचित्र सिचुएशंस में, स्कूल के फ्रेंड थे वो, मतलब आप कहते हैं कि बाइक चलाते हुए तुम नहीं चलाओगे तुम्हारी गलती है, धक्का, पैदल जा रहा था मेरा एक दोस्त, उसको धक्का लग गया, मर गया बेचारा। तो वैसा मेरे भी साथ हो सकता है, किसी के साथ किसी भी समय हो सकता है। तो हम कितना ज्यादा टेंशन लेके जिंदा रहे। ये पता नहीं क्यों मुझे पूछा गया है कि स्वामी जी प्रणाम, अब बेगूसराय वालों के प्रति क्या राय है? अब बेगूसराय वालों के प्रति मेरी राय बहुत अच्छी से रही मैं है। एक लाइट जला ले रहा हूँ, मेरा लाइट ऑफ हो गया है, तब तक आप वहाँ बेगूसराय वाले कितने, मैं भी बेगूसराय से हूँ। हाँ, इसीलिए शायद इन्होंने पूछा है। सुशील राय जी हैं, स्वामी जी प्रणाम, अब बेगूसराय वालों के प्रति क्या उद्गार हैं? शायद आप उस लेख की तरफ इशारा कर रहे हैं जब कन्हैया के चुनाव लड़ने के समय मैंने लिखा था। और लेकिन मैं क्षेत्रवादी नहीं हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, तो मेरी बहुत अच्छी राय थी।
बेगूसराय के लोगों के प्रति, और मेरी अभी भी अच्छी राय है। अजीत भारती भी बेगूसराय के हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कि इनकी किस तरह की राय। जब तक अजीत जी गए हैं तब तक मैं एक आध और टिप्पणियां ले लेता हूं कि कुल मिला के कुछ वैसी ही टिप्पणियां आ रही हैं कि अजीत सर, क्या आपको डर नहीं लगता कि राष्ट्रवाद के चलते जान जोखिम में हो सकती है, जैसे अर्नब सर, कंगना में। देखिए, ऐसा है कि इस पर मैं अजीत जी की तरफ से जवाब दे देता हूँ। डर लगता है साहब, ये कहना निहायत ही मतलब खुद को बहुत ही लार्जर देन लाइफ दिखाना होगा, और बड़ा ये कि डर नहीं लगता, डर लगता है। लेकिन वही है कि डर आता है और चला जाता है। जब आपको लगता है कि आप ये काम, उस डर को आप कैसे जीतते हैं कि आप की आस्था क्या है। क्या आपकी आस्था राष्ट्रवाद में है, या आपकी आस्था एक पद में है, या आपकी आस्था इसमें है कि आपको गृह मंत्री के साथ सेल्फी खिंचवानी है, और उस तंबू में किसी तरह खड़े होके एक सेल्फी लगा के, और आज माननीय गृह मंत्री के साथ राष्ट्र के ज्वलंत समस्याओं पर बहुत विशेष चर्चा की। आपकी आस्था क्या है, यह मेरा मानना है। बाकी इस पर अजीत बताएंगे कि वह अपने डर से कैसे। जितनी बातें आपने बोली वही है, डर किसको नहीं लगेगा कि हम अपना गेट खोलें और वहां पे एक छुरा लेके टोपी पहने हुआ आदमी खड़ा हो। कमलेश तिवारी को रेत दिया ना भाई, वो तो हाँ। 2 साल पहले या 4 साल पहले कुछ बोला था, जेल में पड़ा रहा, उसके बाद उसको रेत दिया गया। तो डर तो एक भाव है, जैसे डर है, जैसे क्रोध है, जैसे प्रेम है, उसी तरह डर भी एक भाव है। और आपको अगर डर नहीं लग रहा है तो आप ह्यूमन बीइंग नहीं है। ये फर्जीवाड़ा मर्द को डर नहीं लगता, फलाना का, ये सब कहने की बातें हैं। डर सबको लगता है, सबकी फटती है, अच्छे अच्छों की फटती है। आपको लगता है अर्नब वो जय घोष करते हुए निकलता है तो उसको डर नहीं होगा कि दोबारा हमको उठा लेगा कोई। बात ये नहीं है कि आपके साथ कुछ हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे। बात यह है कि इंस्टेंटली कुछ आएगा सामने तो जाहिर सी बात है कि डरने लायक बात होगी तो डर लगेगा। लेकिन उसके लिए अब जीना छोड़ दे आदमी क्या। देखिए अजीत जी, ऐसा है कि आपकी लोकप्रियता के बावजूद कई लोगों का आग्रह आ रहा है बीच बीच में कि व्यालोक जी आप भी कुछ बोलिए। तो मैं इसी डर से रिलेटेड एक एनेक्डोट, मैं व्यालोक जी का फिर इंटरव्यू करूंगा इसी उस पर मैं बाद में आऊंगा। इनके जो चाहने वाले हैं अजीत भारती के, मैं बता दूं कि अजीत भारती को पहले मेरा इंटरव्यू लेना था, और यह वैसे भी अनुज हैं और सिंगल भी हैं, इस बात को खास तौर से आप लोग जाने। तो तो इनका पहले काम था कि ये मेरा इंटरव्यू, लेकिन हम दोनों ही अलग अलग शहरों में रहे, व्यस्तताएं रही, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो आज का जो समय है इनका है। लेकिन एक एनेक्डोट बस इससे बता दूं कि डर लगता है। आप सोचिए कि 17-18 साल का एक युवक या किशोर कहिए, वह निकला है दरभंगा से एक पेटी लेके 1997 में, और वह जेएनयू में पहुंचा। और वहां जब वह अपने धार्मिक अधिकार को लेकर केवल वह पूजा करना चाहता है, और उसके लिए उसे कहा जाता है कि ये संघी है, लुम्पेन है, गुंडा है। उसके लिए 4-4 वार्डन्स, जिसमें से सभी इंटरनेशनल रिप्यूट के हैं, एक को छोड़ के, क्योंकि उसमें कांति वाजपेयी थे, उसमें बाकी लोग जो थे वो सारे इंटरनेशनल रिप्यूट के थे। वो लोग उसको जब ग्रिल करेंगे, वह भी मतलब एकदम ऑक्सब्रिज एक्सेंट की अंग्रेजी में, तो क्या हुआ होगा, यह कैसे हुआ होगा। लेकिन वह आस्था थी, एक आस्था थी यह कि जब घर से निकला था मैं, तो पिताजी के पैर छुए थे और उन्होंने कहा था कि जाओ और वामपंथियों को वहां से उखाड़ फेंको। तो वो आस्था थी, और वामपंथियों को उखाड़ फेंका, क्योंकि जब मैं 2001 में निकला तो संदीप महापात्रा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके थे, जीत चुके थे, 1 वोट से जीते थे, और मैं उस वक्त विद्यार्थी परिषद का महासचिव था, चीफ इलेक्शन कंट्रोलर था। अपनी बड़ाई बस इतनी कर रहा हूं। बाकी जब अजीत भारती मेरा इंटरव्यू लेंगे तो मैं खूब फैलूंगा,
खूब बात करूंगा है, लेकिन आस्था और आपके विश्वास की बात होती है कि वह डर जो आता है। एक हमने रैपिड राउंड रखा है अजीत भारती आपके लिए, क्योंकि लोग जैसे 4 दिन पहले मैंने ये सूचना दी थी, तब से मेरा इनबॉक्स फ्लडेड है। पता नहीं आपके इनबॉक्स की क्या हालत थी या नहीं थी, शायद आप नहीं देखते मेरा होंगे। नंबर बहुत लोगों के पास नहीं होता है, संगी लोग खाली फैला देते हैं इधर उधर नंबर। अजीत जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना कहने के लिए आता है, फिर मैं उनको डांट देता हूँ कि मुझे तो ये पता ही है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, मुझे क्या बता रहे हो आप, और ये नंबर तो आपको कहाँ से मिला। तो अब खैर, ये लोग संभले है थोड़ा सा। तो मेरे इनबॉक्स में कई सारी चीजें आई, कई सारे मशवरे आए। एक रैपिड राउंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर आपका मूड होगा तो आगे बातचीत करेंगे। इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसमें सोचना नहीं है, ठीक है, बस आपको जवाब देना है। 3 किताबें जो 2020 में आपने पढ़ी। 2020 में मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी। ये 3 बहुत किताबें लोगों जो को कंफ्यूजन है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। मैं किताबें मुझे जितनी पढ़नी थी मैं अपने वो इंग्लिश ऑनर्स के दौरान पढ़ लिया, और उसके बाद जिस तरह की ये बेस्ट सेलर्स किताबें आने लगी तो फिर मेरा मूड खराब हो गया, फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया। और एक और बात है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो मेरी ये हमेशा, मैं कई बार ये बोल भी चुका हूँ कि जो लेखन में है वो सिर्फ ग्रामर जान जाए कि लिखा कैसे जाता है, उसके बाद वो पेंटिंग्स देखें, म्यूजिक देखें, मूवीज देखें, ये देखें अपने विधा के विकास के लिए दूसरी विधा में अभिव्यक्ति के माध्यम और विषयों को तलाशें। जो मूवी मेकर्स हैं वो पेंटिंग्स देखें, वो किताबें पढ़ें, इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटिव आर्ट्स है। आप प्रेमचंद को इतना पढ़ने लगेंगे तो बाद में पता चला आप खुद प्रेमचंद बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी ओरिजिनलिटी जो है प्रभावित हो जाती है। वैसे दोस्त यारों के किताब या इस तरह के आते हैं तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो अभी 2020 में मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है, वैसे दुर्भाग्य। ये रैपिड फायर राउंड है, तो इसमें आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, इसमें बस जवाब देना है। ठीक है। और 3 फिल्में जो आपने देखी, जो सर्वश्रेष्ठ 3 फिल्में आपकी नजर से। अभी तक या सिर्फ 2020 में? नहीं, 2020 में। 2020 में मैंने फिल्में तो एक भी ऐसा नहीं है जो टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है। वेब सीरीज एक देखी थी स्पेशल ऑप्स करके, वो बहुत अच्छी थी। तो फिर 3 वैसी फिल्में बताइए जो अरे आपको टेनेट, अब तक। सॉरी, टेनेट देखी मैंने। टेनेट क्रिस्टोफर नोलन का है, वो देखी, वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया फिल्म है जो सबको देखनी चाहिए। तो टेनेट हालांकि मुझे लोग कह स्पेशल। रहे हैं कि उसको समझने के लिए 2-3 बार देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो है, ये सही बात है। उसको कम से कम 3 बार आपको देखना पड़ेगा, तब सब बढ़िया मूवी है वैसे टेनेट। तो एक वेब सीरीज, एक फिल्म, एक अपनी सर्वकालीन महान फिल्म बताइए। सर्वकालीन महान फिल्म, ये तो सोचना पड़ जाएगा मुझे। नहीं, सोचना नहीं है, फिर हम इस सवाल को आगे। 3 जगहें जो आप घूमना चाहते हैं। 3 जगह जो मैं घूमना चाहता हूँ, एक है मैं रोम जाना चाहता हूँ, इटली, मतलब घूमना चाहता हूँ, उसकी ऐतिहासिकता मुझे देखनी है। भारत में तो मतलब आप साउथ इंडिया पूरा बचा हुआ है जो मैंने देखा नहीं है, वो देखना है मुझे। और फिर एक कंबोडिया मुझे जाना है अंकोर वाट देखने के लिए। कहीं रोम वाले पर आपका राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट कैंसिल ना हो जाए, ये देख ना ना, लीजिएगा। रोम का सिर्फ ये मुझे देखना है कि वहाँ की एक एक गली अपने आप में एक म्यूजियम है। जैसे मैं यहाँ गया था आपको मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, तो वहां मैंने देखा कि आप मॉडर्न तरीके से रहते हुए अपनी ऐतिहासिकता को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो मुझे देखना। हिंदी फिल्में पसंद हैं, अंग्रेजी या क्षेत्रीय, कोई भी जो फिल्म भाषा। अच्छी बनेगी वो मैं देखता हूँ इसमें, क्योंकि फिल्म लैंग्वेज के बियॉन्ड की चीज होती है। जैसे मैंने टेनेट ही बोला, तो भले ही आपको उसमें लैंग्वेज क्या, उसमें साइंस भी आता है, तो हॉलीवुड का प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन वहां भी 95% फिल्म कचरा ही बनती है, 5% ही वहां तीन पे भी अच्छी बनती है। तीन हिंदी लोग में जिनसे मिलने की 3 लोग जिनसे मिलके आपको बेहद बेहद अच्छा लगा। इस प्रश्न को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके चाहने वालों में मारपीट हो जाएगी अगर आप जवाब ना देना चाहें। हाँ, ऐसा कोई मतलब
ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब 3 लोग जिनको 3 सेलिब्रिटीज या 3 लोग जिनसे मिलने की आपको ख्वाहिश है। सेलिब्रिटीज से मिलने की मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही है, ना मैं किसी का ऑटोग्राफ सेलिब्रिटीज लेता को हूँ। हम इन कोट्स नहीं रखेंगे, सेलिब्रिटीज में आपके दोस्त भी हो सकते हैं 3 लोग जो ऐसा आप बताना चाहें तो। ना मेरा कोई वरना ड्रीम नहीं है किसी से मिलने का, रैंडम मिल जाए, मतलब ऐसे कोई चेकलिस्ट मेरा है नहीं। 3 काम जो आपको करने हैं इस साल में, हाँ, इस 2021 में। साल मुझे, मैं हाँ इसमें मुझे क्लैरिटी है। एक अपना YouTube का चैनल जहाँ पे मैं फ्री होके अपने विचार रख सकूं, संस्थान से जुड़े होने के कारण जो है कभी कभी दिक्कतें आती हैं। दूसरी है, मुझे मेरी आधी किताबें लिख के मैंने दिल्ली दंगों पे रखी हुई है, और मैं इतना ज्यादा ऑफ इंडिया में इन्वॉल्व हो गया कि उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो बुक जो है उसको कंप्लीट करना है। और तीसरा जो है वो मेरा घर बनना है, और वो घर बन रहा है, और घर ऐसा बनेगा कि वो देखने लायक होगा। तो ये 3 काम जो है, इसमें क्लैरिटी है कि ये तीनों काम मुझे निपटा देने इस साल। चूंकि ये रैपिड फायर राउंड खत्म हो चुका है, और हालांकि इस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, लगातार बढ़ाते जाएंगे, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले वो जनता के सामने आप बता दें कि आप जो महान इंटरव्यू करना चाह रहे हैं मेरा, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कि व्यालोक सर आपने अपने बारे में नहीं बताया, और लोग सर बोल रहे हैं, यह थोड़ा सा मुझे ये शेव वेव करके आना चाहिए था लग रहा है, लेकिन संडे खैर कर लेते हैं, नेक्स्ट संडे को आपका इंटरव्यू कर लेंगे इसी वेंचर पे। रैपिड फायर बॉम्बे जाकर दरभंगिया जौहर हो गया, किसी का कमेंट आया नहीं, ये जौहर होने का नहीं है, ये दरअसल कल मैंने एक इंटरव्यू किया है, एक हमारे जेएनयू के दोस्त हैं, गीतकार हैं, डॉक्टर सागर, तो उनके साथ हमने ये रैपिड फायर राउंड किया था, और जब करण जौहर पैदा भी नहीं हुआ था तब से हम लोग इस तरह की चीजें करते हैं ये तो खैर अगले संडे को अगर कर लेंगे तो ठीक है, अगले संडे कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल जमा हैं, बहुत सारी चीजें जमा हैं, तो उस बार मैं जवाब देने के मोड में रहूंगा, अजीत जी प्रश्न पूछने वालों के मोड में रहेंगे, और हम लोग इंटरव्यू को इसी तरह सरल सहज बनाएंगे। अपने बारे में बताएं प्लीज, केवल इतना कि जेएनयू से पढ़ा हूँ, आईएमसी से पढ़ा हूँ, 16-17 साल पत्रकारिता की, अभी एक छोटी सी पीआर कंपनी चलाता हूँ, 2-3 लोगों की टीम है, दैट्स इट। बाकी अगली बार तक के लिए ये खलिश बरकरार रखिए। अजीत भारती जी ने चूंकि अब सार्वजनिक तौर पर आप लोगों को कह दिया है, तो ये इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये अगले संडे कब और कैसे करेंगे, ये इनका अपना जिम्मा रहेगा। तो बाकी अब अजीत जी के जिम्मे है कि वो अपनी बात अंत में कहें, जो कुछ भी कहना चाहते हैं। नहीं, यूजुअल क्वेश्चंस कुछ आपको सही लग रहे हैं तो वो मेरे स्क्रीन पे डाल दीजिए, मैं जवाब दूंगा। अगले 15 मिनट और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई इसको समस्या एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जो भी सवाल इनके लिए आए हैं, लेकिन अधिकतर शायद जुड़े हुए ही हैं। भारत के लोकतंत्र में आखिर रवीश जैसे पत्रकारों को इतनी छूट दी गई कैसे है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस सवाल को। कि अजीत जी, लोग कहते हैं कि फांसीवाद आ गया है, 2014 को आ गया भारत में, मतलब पूरी तरह से, जिस दिन नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने शपथ ली। बावजूद इसके हम देखते हैं कि एक बिल है 44 सांसदों का, उसका पूर्व अध्यक्ष खड़ा होता है, वो झूठा झूठा झूठा, जबकि वो खानदानी चोर खुद ही है, खुद जमानती हैं माँ बेटा, और मुझे लगता है कि उसके खानदान में शायद एक बहन ही है जो जमानत पर नहीं चल रही है, शायद, या शायद वो भी केस होगी। तो चल ही रहा है, उस पर भी केस है। केस तो चल रहा है, लेकिन मतलब उसे जमानत लेने की नौबत नहीं आई। नहीं है, हाँ। तो जो लोग खुद ही हैं वो इस तरह की बात करते हैं, इस पर इस सवाल को जोड़ के आप इस पर बताएं। पहले मैं फांसीवाद पे बोलना चाहूंगा। फांसीवाद से दिक्कत क्या है, क्यों नहीं किसी को फांसीवादी होनी चाहिए?
कुछ चीजें हैं जो वामपंथियों ने इतने खूबसूरत तरीके से ठगा है लोगों को। वामपंथ सही है, तुम्हारा समाजवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, तुम्हारे सारे वाद सही है, और एक जिंगोइस्टिक फीलिंग है, अति राष्ट्रवाद जिसको कह लीजिए, ये सारी चीजें वो गलत कैसे हो जाएगी भाई? क्या है फांसीवाद? तुमने मतलब फ्री स्पीच की वकालत सबसे ज्यादा वामपंथी करते हैं, और उनके हिसाब का जो फ्री स्पीच नहीं होता वो हेट स्पीच डिफाइन कर दिया। आप देखिए कि जब सब कुछ फ्री स्पीच है तो फिर हेट स्पीच क्या होता है? हेट स्पीच का मतलब है तुम किसी की फ्री स्पीच पे ट्रैम्पल कर रहे हो। तो मुझे फांसीवाद आ जाए, हिटलरवाद आ जाए, तानाशाही आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये होना चाहिए। और खास करके आज के दौर में तो शुरुआत ही फांसीवाद से होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा डैमेज हो गया है ना कि वैक्सीन भी आप बनाने में टाइम लगता है भाई, और वैक्सीन जब आता है तो इमीडिएटली पड़ना चाहिए, वो कितना भी दर्द करे पर पराए आपको, वो डाला जाना जरूरी है। तो सबसे पहले मेरा तो कहना है कि भारत इतना अराजकतावादी है कि यहाँ पे 5 साल एक तो तानाशाही होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड करो। ये जो सड़कों पे मजारें बना दी जाती हैं और मूर्ति रख के घेर दिया जाता है, या आंदोलन करने लगते हो कि यहाँ सड़क नहीं बनने देंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं जो है इसको खत्म करो। जितने ये माफिया बना के बैठे हुए हैं हॉस्पिटलों में, जितने सरकारी तंत्र है वो सारा बिगड़ा हुआ है। इन सब पे आप तानाशाही नहीं लाएंगे तो इस अराजकतावादी समाज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि अभी टू मच ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही थी, अमिताभ कांत शायद जो हमारे वो है नीति आयोग के चेयरमैन, यही है, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही वो है, थोड़ा सा रेडिकल टाइप का है, लेकिन इस तरह के इनडिसिप्लिन सोसाइटी में जहां पे किसान आंदोलन के नाम पे लाखों लोगों के आने जाने को, मूवमेंट को रोका जा रहा है, जहां पे सीए के नाम पे जो है हजारों करोड़ रुपयों की क्षति हुई है, और किसान आंदोलन के भी कारण अभी एक लेटेस्ट डेटा आया था 7-8 हजार करोड़ का सिर्फ दिल्ली में बिजनेस का नुकसान हो चुका है, फिक्की जो है उसने बताया था। तो इतना ज्यादा फ्रीडम दे देना कि कहीं भी कोई भी आदमी कुछ भी किए जा रहा है, ये रुकना चाहिए। और फांसीवाद जो है वो ठीक है, अपने देश के लिए प्राइड लेना, अपने सनातन हिंदू संस्कृति के लिए प्राउड फील करना, अपने मूल्यों को लेके कि हम जो है सांस्कृतिक मूल्य जो हमारे हैं उसके हिसाब से चलेंगे। ये फांसीवाद या जो भी लहसुनवाद है, जो भी नाम दे दो, तो ये बिल्कुल ही सही चीज है। सब आदमी को फांसीवादी हो जाना चाहिए, अगर यही इनके फांसीवाद का डेफिनेशन है। ये लोग ये वो जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोएबल्स, उसकी नीतियों की बात करते हैं ना, और सबसे ज्यादा उसके नीति का प्रयोग कौन करता है? जब सीए भारत के मुसलमानों के लिए है ही नहीं, तो किसने रिपीटेडली एक झूठ को बोला, बार बार बोला, और इवेंचुअली जो है मुसलमानों को बिलीव करवा दिया कि ये तो तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है। जो लॉ आया नहीं है उसके बारे में कह दिया गया कि एनआरसी अगर तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो किसने फिक्शन को फैक्ट में तब्दील किया? किसने एक सवाल में हर एक तरह के मीडिया का इस्तेमाल किया, सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल किया, ये स्वरा भास्कर और ये जो पूरा गैंग है बॉलीवुडिया गैंग, तो उनका इस्तेमाल किसने किया? सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वामपंथियों ने किया। और तुम हमें फांसीवादी कहते हो, फांसीवादियों वाला सारा लक्षण तुम में है, और फांसीवादी हम हो गए। एक सवाल आपकी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। जबकि राजनीतिक दलों के आईटी सेल के दबाव में प्रोपेगेंडा वाली पत्रकारिता बढ़ी है, आज वाली सच्ची खबर कल झूठ साबित हो जाती है और परसों सच्चाई कुछ और पता लगती है। ऐसे में पाठक या श्रोता कैसे निर्णय लें? ये बहुत जरूरी है कि ये कुछ चीजें देखिए, फैक्ट जो फैक्ट चेक जो लोग करते हैं, जो इंट्यूशन होता है हमारा, ये जैसे हम काम करते हैं उसमें ये होता है कि जब भी कोई ऐसी चीज जो लगे इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इसका मतलब है उसमें आप मान के चलिए कोई झूठा साबित हो जाएगा 80% टाइम। अगर आपको लगे ये साला कैसे हो गया, ये तो संभव नहीं है, उसका मतलब ही अगर आपका इंट्यूशन कहता है तो वो आप मान के चलिए कि फिर कोई एक आपको लगातार किसी चीज में पैटर्न दिखता है कि जय श्री राम के कारण ये हो गया, वो आप मान के चलिए कि पहला इंसिडेंट को छोड़ के बाकी सारे इंसिडेंट झूठ साबित होंगे। इस तरह की चीज अगर आपको फैक्ट। दूसरा है कि आपको सिर्फ एक तरह के मीडिया का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए।
यू शुडंट रिलाई ऑन जस्ट वन काइंड ऑफ मीडिया और मीडिया हाउस। आपको अगर दक्षिणपंथी हैं तो वामपंथियों को भी पढ़ते रहिए, नजर दौड़ाते रहिए। अगर आप वामपंथी हैं तो दक्षिणपंथियों को भी पढ़ते रहिए। तो जब तक आप दूसरे तरह के इंफॉर्मेशन का एक्सेस अपने आप को नहीं देंगे, तब तक आप ये झूठ के चक्कर में फंसते रहेंगे। और सडन रिएक्शन की जगह थोड़ा टाइम लीजिए। आजकल के टाइम में 2 घंटे में किसी भी इशू का फैक्ट चेक आ जाता है, जो आपको लगेगा कि ये बड़ा स्कैंडलस है, ये कैसे हो गया, ये तो हो नहीं सकता था। 2 घंटे इंतजार करेंगे तो उसका फैक्ट चेक आ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है इस तरह के फैक्ट, तो तुरंत जो है वो आपको मिल जाएगा उसका जवाब। या तीसरी चीज, अगर आप सक्षम हैं, आपने फोन पे ही पढ़ा होगा ना, या इंटरनेट के ही थ्रू आपके पास सूचना आई होगी, तो आप सर्च कर लीजिए, उसके कुछ कीवर्ड्स गूगल में डाल के आप सर्च कर लीजिए। अगर आपको बहुत सारे मतलब प्रमाणिक नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रमाण नहीं मिल रहे हैं उसके सही होने के, इसका मतलब है झूठ है, उस पर आप रिएक्ट मत कीजिए। तो यही मेरा तरीका है। आपसे एक सवाल है जो मैंने बचा रखा था, खास हम्म तौर पर अजीत भारती, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही मैं अधेड़ से ज्यादा वृद्ध लगने लगूंगा यह बात कह के कि मैं जब अजीत भारती को देखता हूं तो मुझे मेरा चरम याद आता है। हालांकि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी शायद, और उस समय पत्रकारिता के लिए एक आवश्यक शर्त ये हुआ करती थी कि आप वामपंथी नहीं हैं तो आप पत्रकार नहीं हो सकते हैं। मैंने मैंने 16 वर्षों के करियर में 19 या 20 नौकरियां की, उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। और ये तब किया जबकि इन नौकरियों का कुल मतलब सबसे ज्यादा जो मैंने नौकरी की वो 1.5 वर्ष का टाइम स्लॉट रहा है। वरना मेरी जीवनावधि जिसको कहते हैं ना टाइम पीरियड किसी नौकरी में, वो 2 से 2.5 महीने होता था। और उसकी वजह यही होती थी कि आप वामपंथी नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने रवीश पर एक सीरीज चलाई, तो मैंने रवीश को खुली चिट्ठियां लिखी थी। तो मैं ये कह के बहुत ये वृद्ध नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं देखता हूं कि अजीत भारती जो कर रहे हैं वह शायद वही कुछ रिलेटेड दिखता है जो मैं करना चाहता था या जो मैं कर नहीं सका। एनीहाउ, मेरा प्रश्न ये है जो अभी तक आपसे मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई कोई पूछ लेता, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, कि हम शायद सही बात पर चर्चा नहीं करते हैं। जैसे हम मुसलमानों पर चर्चा करते हैं, जबकि हमें इस्लाम पर चर्चा करनी चाहिए। हम लगातार उनकी भावना जज्बात आपा के आहत होने का इंतजार करते हैं, जबकि बात ये होनी चाहिए। अभी परसों आंध्र प्रदेश में श्री राम की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, जिस पर आपने किया भी था, शायद मैंने देखा था। कश्मीर से लेके कैराना तक आपकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 30% से अधिक होते ही, या आप यहाँ पुणे में रहें या मुंबई में रहें। कल मैं मुंबई में एक जगह जा रहा था, खारघर में। ये अजीब सी स्थिति है कि मंदिर के ठीक बगल में ही इनको मस्जिद चाहिए और वहां 5 टाइम की अजान चाहिए, ठीक। लेकिन उस दौरान आप तो डर के मारे अपने घंटे घड़ियाल बंद कर लेंगे, या मेरी ही तरह का आदमी, आपकी तरह का आदमी, हमें भी घंटे घड़ियाल अगर लाउड स्पीकर पर सुना दिए जाए तो कई बार हम भी तबाह हो जाते हैं। लेकिन बृहत हिंदू हित में मैं अपने घर में जाके चंदा दे देता हूँ। वो चैती दुर्गा पूजा होते हैं, पूरे 10 दिन वो तबाह करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, जब मैं मस्जिद की अजान बर्दाश्त कर सकता हूँ तो इसको भी करना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए। तो सवाल आपसे ये है, आखिरी सवाल, कि हम इस्लाम पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, और हमारा नैरेटिव इतना बिगड़ा हुआ क्यों है कि हम मुसलमानों पर चर्चा कह के रह जाते हैं, जबकि समस्या की जड़ तो इस्लाम है, वह पॉलिटिकल थॉट है। तो इसमें एक चीज है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते। मतलब आपको किसी चीज पे चर्चा करनी होगी तो आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। लोगों को पता भी नहीं है कि वो जो मतलब जिस किताब में वो विश्वास दिखाते हैं, उन किताबों को, उसके बाद सही बुखारी है, इस तरह के हदीस हैं, उनको आप सिर्फ पढ़ के उसमें जो लिखा हुआ है ना,
आप खाली स्क्रीनशॉट्स लगा देंगे ना, तो उसी से बहुत लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता जग जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि इस्लाम वास्तव में है क्या। हम अभी निकालते हैं ना कि जाकिर नायक ने कहाँ पे क्या बोला, वो बंदा तो अपने किताब के हिसाब से ही बोल रहा है, हमें लगता है कि अरे वो क्या बोल रहा है। दूसरी बात कि हम क्यों नहीं करते, उसका एक कारण है कि अभी तक हम रिएक्शनिस्ट हैं, प्रतिक्रियावादी, कि कुछ होता है तब हम रिएक्ट करते हैं। अभी तक हम उस मोड में नहीं आए हैं कि नैरेटिव उधर से चल के उसको काटे की जगह हम इधर से नैरेटिव चला, इस मोड में अभी तक हम नहीं पहुंचे। उसके कारण हो सकते हैं क्योंकि प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस इतने ज्यादा विचित्र हैं, मतलब पॉलिटिकल फाइट ही अगर आप देख लें या सामाजिक फाइट ही देख लें, तो हमारी सबसे पहली मतलब, क्योंकि नैरेटिव को बनाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है, जिस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसमें हो सकता है कि उसमें समय लगता है, लेकिन तुरंत अगर कुछ होता जा रहा है, आप तबलीगी ने जो किया उस पर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं हम इस्लाम को एक्सप्लेन करें। आपको सबसे पहले वो जो हो रहा है उसको काटना बहुत ही आवश्यक है, उस पर चर्चा करना आवश्यक है। इसी कारण जो है, हाँ, लेकिन ये होगा कि अभी देखिए जो किसान आंदोलन हो रहा है, तो पहले दूसरे दिन के बाद से ही लोगों को समझ में आ गया कि उन्होंने पैरेलल जो है शाहीन बाग से निकालना शुरू कर दिया। तो ये आ रहा है, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अभी सत्ता मिली है आपकी विचारधारा को, फिर सत्ता मिलने के पहले 5 साल में कुछ उस तरह काम नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता को मिलना बड़ी बात नहीं, उसको कंसोलिडेट करना पावर को ज्यादा जरूरी होता है। तब जब आप इस मोड में आ जाते हैं कि हाँ मैं निश्चिंत हूँ, अगले 5 या 10 साल के लिए निश्चिंत हूँ, तब आप इस तरह के बड़े डिसीजन लेते हैं। आप देखिए 1 साल में कितने मतलब बड़े डिसीजन तो आए, वो नैरेटिव बिल्डिंग का एक तरीका है ना, राम मंदिर हो गया, 3 तलाक हो गया, 370 हो गया, हो गया, सीए हो गया, एनआरसी के बारे में डिबेट चालू हो गए, लोग अब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ। ये सारी चीजें बहुत बड़े नैरेटिव की शुरुआत है कि लोग जो है इस पे चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। तो वही है कि चूंकि एक्शन इतना ज्यादा और इतना रैंडम हो रहा है ना लगातार उधर से, मतलब इसी कारण इस्लाम और मुस्लिम ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं कि हम बैठ के इस्लाम पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम की भीड़ जो है कहीं लिंच कर दे रही है किसी रविंदर को, किसी अंकित शर्मा को, किसी अंकित सक्सेना को, डॉक्टर नारंग को, प्रशांत पुजारी को, कि हम उस पर भी चुप नहीं रह सकते। और आप रिएक्ट करना भी और एक नया नैरेटिव क्रिएट करना भी, वो दोनों चीजें जो है वो मतलब हमारे, क्योंकि हम संख्या बल में भी कम है ना, संख्या बल मतलब हमारे तरह के मीडिया हाउस वाले जो बेखौफ होकर इन बातों पे लिखे चर्चा करें। मतलब राष्ट्रवादियों के पास दोहरा काम है। हाँ। जो भी इस गेम से जुड़ रहे हैं कि एक तो आप विरोधियों के लगातार प्रहार आप पर हो रहे हैं, उनका जवाब दें, दूसरी तरफ आप बीज वाला है कि आपको खप्पर लेके भी चलना है कि उसका बूंद गिरने भी ना पाए, लेकिन गिर गया तो आपको दूसरे हाथ से काटते भी रहना है उसको। तो ये जो है ना, इसमें समय लगता है, और हम तो काली माता तो है नहीं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अजीत भारती, और आपके लिए मुझे मतलब बिल्कुल खास पैरवी करके यह सवाल पूछा गया है आपसे, और मैं बहुत व्यक्तिगत सवाल है कि तड़कुल की चाची कब मिलेगा और बाराती कहिया जबे। तो ये कौन पूछ रहा इसी है? अजीत झा पूछ रहे हैं क्या? ये बाराती कहिया प्रवीण पूछ रहे हैं, प्रवीण झा जी पूछ रहे हैं। हाँ, झा जी और सबको खाने का और इतना मंगला लगता है, ये लोग अपने और खाने मंगला के गौरी जी, ब्याह करवा देंगे दूसरे का। और मंगला गौरी जी, और मंगला गौरी जी पूछ रही हैं कि तड़कुल की चाची कब आएंगी, हमको नेक कब मिलेगा। अच्छा अच्छा, सबको नेक मिलेगा, पहले मेरा घर बनेगा, उसके बाद शादी भी देखेंगे, कर ही लिया जाएगा फिर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को शायद हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन वह मेरे सभी चाहने वालों और अजीत भारती के चाहने वालों, वह पूरा दायित्व अजीत भारती का है। उसके लिए आप मुझसे संपर्क न करें, वो इन्हीं से करें। धन्यवाद। थैंक यू।